हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर वेल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा चैनल JRF नेट अड्डा, इसमें हम अपना UGC नेट JRF पेपर 1 की जितने भी यूनिट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एग्ज़ाम डेट जैसे कि आप सभी को मालूम है, फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि एग्ज़ाम डेट जो है दिसंबर की आ चुकी है। तो आप सबको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रखनी है। देखिए, हमारा अभी इस समय यूनिट 9 चल रही है, पेपर 1 की यूनिट 9 चल रही है, जो पीपल एंड इंट्रैक्शन एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन का जो टॉपिक है यूनिट 9 वो ही चल रहा है। तो उसका जो अभी हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है, फर्स्ट टॉपिक जो है हम कंप्लीट कर चुके थे अपना, सेकंड टॉपिक अभी जो है रनिंग है, सोर्स ऑफ पॉलिनेशन पॉलिटेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। तो अभी इसमें भी कम से कम इसके बाद, इस टॉपिक के बाद भी 2-3 टॉपिक्स और रह जाएंगे जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्दर और अपनी वीडियोज़ में। चलिए, इस टॉपिक के जो और क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए हैं उन पे हम डिस्कस कर लेते हैं आज। वीडियो को उससे पहले लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये रहा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। दे आर कवर्ड अंडर स्टॉकहोम कन्वर्सेशन। द टॉक्सिक इज ऑल्सो नोन एज एजेंट ऑरेंज. It was spread by the US force during Vietnam War to destroy the forest cover. Which of the following chemical is being referred to in the above statement? देखिए कि स्टेटमेंट गिवन है कि स्टॉकहोम में क्या हुआ था, जब कन्वर्सेशन चल रहा था तो वहाँ पे एक एजेंट ऑरेंज के नाम से टॉक्सिक एजेंट जो था वो स्प्रे किया गया था US फोर्स के थ्रू वियतनाम वॉर के टाइम में उस फोर्स को डिस्ट्रॉय के लिए। तो ये स्टेटमेंट जो दिया है उसमें कौन सा जो ऑरेंज एजेंट बोला गया है, तो वो कौन सा केमिकल है जो यूज़ किया गया था? ऑप्शन ए है डायोक्सिन, बी एबिस्टॉस, सी बेंजीन एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो देख लीजिए, जो ऑप्शन नंबर ए है डायोक्सिन, तो वियतनाम वॉर में एजेंट ऑरेंज के नेम से जो टॉक्सिक एजेंट जो स्प्रे किया गया था US फोर्स के थ्रू वो था डायोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर द इन्फ्लामेबल मटेरियल इज़। जो इन्फ्लामेबल जो मटेरियल होता है एक्सटिंग्विशर में, वो क्या होता है? वाटर है, SO2 है, CO2 है या CO है? देखिए, एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने वाली जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें क्या होता है, CO2 जो होता है वो इन्फ्लामेबल मटेरियल के रूप में वर्क करता है, वो ही आग बुझाने में हेल्प करता है। तो CO2 जो है मेन बेस्ट एक्सटिंग्विशर हो जाता है इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर सी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज स्टोर्ड एज अ लिक्विड इन सिलेंडर एट। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में स्टोर की जाती है। तो किस फॉर्म में की जाती है? हाई प्रेशर पे की जाती है, लो प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे? तो देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में स्टोर की जाती है वो हाई प्रेशर पे की जाती है, ठीक है, तभी वो सिलेंडर में क्या है लिक्विफाइड फॉर्म में जो है स्टे रह पाता है। तो CO2 इज स्टोर एज लिक्विड इन सिलेंडर एट हाई प्रेशर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द बेस्ट वे टू डिस्पोज प्लांट वेस्ट इज। प्लांट वे को वेस्ट करने मतलब डिस्पोज करने का बेस्ट यानी सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए बर्निंग, बी कंपोस्टिंग, सी डंपिंग इन अ हिली एरिया और डी इंकिनेशन। देखिए, जो ऑप्शन नंबर बी है ना, जो हमारा राइट आंसर है कंपोस्टिंग, ये सबसे बेस्ट वे होता है प्लांट वेस्ट को डिस्पोज करने का। देखिए क्यों ऐसा होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ उसके बारे में। कंपोस्टिंग मतलब गाड़ना या खोदना किसी भी जगह पे। कंपोस्टिंग करने से क्या होता है, जो भी प्लांट्स डेड होते हैं, प्लांट का जो वेस्ट होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, बहुत जो ये मिनरल्स होते हैं वो उनमें होते हैं। जब हम कंपोस्टिंग कर देते हैं इन प्लांट वेस्ट की, उससे क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए जो होती है कंपोस्टिंग जो होता है बेस्ट वे होता है प्लांट वेस्ट को डिस्पोज करने का। तो ऑप्शन बी कंपोस्टिंग इज द राइट आंसर।
आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली एग्ज़ाम डेट बहुत नज़दीक है और कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो हम थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चंस को करते हुए चलते हैं ताकि एग्ज़ाम डेट तक हम कोर्स को कंप्लीट कर पाएँ। तो चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट इससे पहले क्या है, आप चीज़ों को समझें, उससे समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कंसंट्रेशन। तो अगर कंसंट्रेशन से अगर हम ये फटाफट अपनी वीडियोस कंप्लीट कर लें और आप देखते रहें, तो बहुत जल्दी हमारा ये जो है कोर्स है वो कंप्लीट भी हो जाएगा और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द मेजर एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग फ्रॉम द ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द नाइट्रोजन साइकिल? इनमें से ऐसा कौन सा मेजर एनवायरमेंटल का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नाइट्रोजन साइकिल में क्या हो रहा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से रिजल्टिंग में, मतलब आई थिंक पूरा का पूरा क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा मेजर एनवायरनमेंट प्रॉब्लम हो रहा है ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से नाइट्रोजन साइकिल में, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ऑप्शन ए है ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू रिलीज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रो ऑक्साइड की रिलीज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये एक रीज़न है। बी है एसिड रेन। सी है यूट्रोफिकेशन और डी है ओजो डिप्लीशन। ओजो डिप्लीशन आप सभी को मालूम होगा कि ओजोन की जो लेयर है उसमें हल्का सा जो है परत पतली हो रही है, उसमें होल हो रहा है, उसको ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन वो होता है कि जो हमारे वाटर एनिमल्स होते हैं, वाटर बॉडीज़ होती हैं, उनकी डेथ होने लगती है जब उसमें ऑक्सीजन की जो पूरी अमाउंट होता है वो पहुंच नहीं पाता है, तो उनकी जब डेथ होने लगती है, तो ये जो प्रोसेस होती है वो यूट्रोफिकेशन कहलाती है। चलिए, तो हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर है डी, ओजोन डिप्लीशन। नाइट्रोजन साइकिल में ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जो मेजर एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उसका रीज़न है ओजोन डिप्लीशन। नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये हमने लास्ट सेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाटर वेपर, सी मीथेन और डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए, ये जो ग्रीन हाउस की गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मीथेन, ये सभी क्या हैं, ग्रीन हाउस की गैसेज हैं। मगर जो कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, है ना। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये जो है वो ग्रीन हाउस गैस में इन्वॉल्व नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइंड इन 1987 वॉज सिग्न टू। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसको 1987 या 1987 में साइन किया गया था, वो क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था क्या? तो ऑप्शन ए है फेज आउट द यूज़ ऑफ CFCs विच कॉज डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। CFC का फेज़ करने के लिए, उसको फेज़ आउट करने के लिए कहा गया था उसमें कि क्योंकि उसकी वजह से ओजोन में डिप्लीशन हो रहा है। बी रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिड्यूस करने को कहा गया था। सी प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया था। या फिर बैन न्यूक्लियर टेस्टिंग इन ट्रॉपिकल ओशियंस, जो ट्रॉपिकल ओशियंस में न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए, परमाणु बम की टेस्टिंग के लिए बैन कर दिया गया था। देख लो, ऑप्शन नंबर ए जो है ना, जो CFC का यूज़ है उसको फेज़ आउट किया गया था क्योंकि उसकी वजह से क्या कॉज हो रहा था, ओजोन लेयर में डिप्लीशन कॉज हो रहा था। तो ये वाला ऑप्शन जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कहा गया था, जो 1987 में साइन हुआ था। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not one of the prime health risks associated with greater UV radiation through the atmosphere due to depletion of stratospheric ozone? जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर है उसमें जो डिप्लीशन है एटमॉस्फेयर में UV रेडिएशन का, वो बढ़ता जा रहा है, इससे हेल्थ में बहुत ज़्यादा रिस्क हो रहे हैं। तो इसमें से कौन सा एक ऑप्शन नहीं हो सकता?
ऑप्शन ए है इंक्रीज स्किन कैंसर, रिड्यूस इम्यून सिस्टम, इंक्रीज लिवर कैंसर और डैमेज टू आई। तो इनमें से कौन सा प्राइम हेल्थ रिस्क नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है इंक्रीज इंक्रीज लीवर कैंसर जो है वो ओजोन लेयर की या यूवी रेज की वजह से होने वाली हेल्थ डिजीज़ नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा इसको प्राइम हेल्थ रिस्क नहीं हो सकता। बाकी जो स्किन कैंसर है, इम्यून सिस्टम रिड्यूसिंग है और डैमेज टू आईज है, ये सारे यूवी रे की वजह से प्रॉब्लम कॉजिंग इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स कॉज, जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल जो अध जले या बिना कम जले हुए कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो क्या कॉज करते हैं, उनकी वजह से क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है कार्डियक प्रॉब्लम, बी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सी थ्रोट प्रॉब्लम्स और डी स्किन प्रॉब्लम्स। देखिए अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन ऑक्सीजन क्या है, हम अपनी ब्रीथिंग में मतलब इन्वॉल्व करते हैं, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम उससे कॉज हो जाएंगी। तो बी ऑप्शन जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर इज करेक्ट। अभी यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन हैं और हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं। Which of the following statement are correct in the text of carbon monoxide emission? कार्बन मोनोऑक्साइड के इमिशन में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं? स्टेटमेंट A1, इट इज़ मेनली ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, ये जो फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है उसकी वजह से क्रिएट होते हैं। दे आर मोर एविडेंट इन पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन में जो होते हैं, इंजन में जो पेट्रोल इंजन होता है उनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उनकी वजह से जो होते हैं इमिशन होते हैं। ऑप्शन सी स्टेटमेंट 3, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैन कॉज नोजिया, इसके जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है उससे नोजिया की प्रॉब्लम हो सकती है। नोजिया मीन्स वॉमिटिंग्स वगैरह, उल्टी जैसा लगता है ना, उपकाई जैसी, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो कोड्स दे रखी हैं, ऑप्शन ए है ए एंड 2 ओनली, कि स्टेटमेंट 1 और 2 सही है केवल। ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3 तीनों ठीक हैं। ऑप्शन सी 2 एंड 3 ओनली। ऑप्शन डी 1 एंड 3 ओनली। तो कौन से स्टेटमेंट तीनों में से ठीक हो सकते हैं? क्या तीनों ही सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है, सेकंड और थर्ड सही है, या फर्स्ट और थर्ड सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है कि तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट इसके लिए क्या है, वो करेक्ट है। तीनों जो स्टेटमेंट हैं, इट इज़ मेनली ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, दे आर मोर एविडेंट इन पेट्रोल इंजन, एंड थर्ड इज़ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैन कॉज नोजिया। तो तीनों ही ऑप्शन जो हैं इनके जो करेक्ट सही हो जाएंगे, 8, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट वन इज according to the WHO, maximum permissible level of chlorides in drinking waters। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो क्लोराइड्स ड्रिंकिंग वाटर में क्लोराइड्स हैं, उनके लेवल का परमिसिबल मैक्सिमम अमाउंट क्या हो सकता है? ऑप्शन ए 100 mg, बी 200 mg, सी 600 mg और डी 800 mg। तो देखिए जो WHO ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है उसके अकॉर्डिंग जो ड्रिंकिंग वाटर में क्लोराइड्स का जो लेवल की परमिसिबल मैक्सिमम होनी चाहिए वो 200 mg पर लीटर होनी चाहिए। ये जो है 200 mg पर लीटर, यही राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू WHO, क्योंकि उनकी रिपोर्ट में उन्होंने इसकी परमिसिबल लेवल को मैक्सिमम यही अमाउंट दिया है, गिवन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ एक्सपोजर? देखिए अगर किसी भी न्यूक्लियर रेडिएशन के दौरान क्या हो रहा है, किसी बॉडी पार्ट में अफेक्ट हो रहा है, तो अर्ली स्टेज में एक्सपोजर होने पर क्या
क्या अफेक्ट जो है वो अर्ली स्टेज पे एक्सपोजर किस वजह से या किसके लिए कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है स्किन, बोन्स, बोन मैरो एंड नन ऑफ द एबव। तो देखिए जो बोन मैरो है वो ही राइट आंसर है हमारा, कि जो अर्ली स्टेज पे जो एक्सपोजर हो जाता है रेडिएशन का, न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से जो इफेक्ट हो रहा है पता लग जाता है, बोन मैरो से ही हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। जो एक्सपोजर जो है वो बोन मैरो, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following term is used to describe phenomena of removing carbon dioxide from nature by carbon sinks, natural और artificial। इनमें से इस फिनोमेना को जो है डिस्क्राइब करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचर से कार्बन सिंक्स करते हैं रिमूविंग के थ्रू, तो वो फिनोमेना रिमूविंग का क्या है। ए डिकम्पोजिशन है, बी बायोसिक्वेंसर है, सी इमिशन ऑफ रेडिंग है, और डी नन ऑफ द एबव है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बायोसिक्वेंसेशन राइट आंसर है, रिमूविंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन सिंक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू रिफ्लेक्ट द पोटेंशियल ऑफ ग्रीन हाउस गैस टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। इनमें से कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के रिफ्लेक्ट में यूज़ करती है एज अ टर्म। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग जो गैस है जो ग्रीन हाउस को इफ़ेक्ट कर रही है, तो उसमें कौन सी किसमें ज़्यादा पोटेंशियल रिफ्लेक्ट करने का पोटेंशियल है। तो ऑप्शन ए है वार्मिंग पोटेंट, सी वार्मिंग पोटेंशियल, डी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, डी नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Let's move to the next question. The living organism that serve as an indicator to air pollution is। कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एयर पॉल्यूशन का जो इंडिकेटर के रूप में हमें इंडिकेट कर देता है कि एयर पॉल्यूशन है प्रेजेंट है कि नहीं। ए वायरसेस, बी फंजाई, सी बैक्टीरिया, ई कोलाई। तो फंजाई जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इंडिकेटर की तरह वर्क करता है फॉर एयर पॉल्यूशन। Last question for this session. The gas that is mainly responsible for global warming because of its quantity in the atmosphere is। जो गैस है वो मेनली क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर में जो अमाउंट है ना, जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ रही है। तो कौन सी गैस ऐसी है। ऑप्शन ए है CFC, बी CO2, सी CH4 यानी मीथेन, डी N2N नाइट्रोजन। तो देखिए कार्बन का ही जो अमाउंट है पहले 0.03% था, तो ये अब बढ़कर 0.04 समथिंग % हो गया है। तो इसका ही अमाउंट जो है बढ़ रहा है और यही जो है कार्बन डाइऑक्साइड यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। गाइस आज की वीडियो यहीं तक की थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैं आगे चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको करा पाएँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।